स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों ने कल जो है अपवर्तनांकों के बीच में संबंध का सूत्र पढ़ा था। अपवर्तनांकों के बीच क्या संबंध था, ठीक। तो जो हमने आपको लास्ट में निकलवाया था कि प्रकाश वायु से कांच में गया था, ठीक है, और कांच से जल में गया था और जल से कांच में गया था। तो सभी क्रमिक अपवर्तनांकों का गुणनफल एक था। वायु के सापेक्ष कांच का, कांच के सापेक्ष जल का, जल के सापेक्ष हवा का। इन क्रमिक अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 के इक्वल था। यहां से यदि NGW, उसी के आगे आपको नोट करना पड़ेगा, 1/NAG आएगा और इनटू में क्या आएगा, NWA, ठीक है। तो NGW इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये किसके सापेक्ष किसका होगा, ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। तो NGW इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान देना, NGW इक्वल टू, देखिए ये जो 1/NWA है, आपको कल हमने बताया था, ये जल के सापेक्ष हवा का है और हवा के सापेक्ष अगर जल का लिखें तो 1/NWA हो जाएगा, ठीक है। हवा के सापेक्ष जल का, ये जल के सापेक्ष हवा का, ये व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के, ठीक। तो 1/NWA को लिख सकते हैं NAW, अपान में क्या लिख सकते हैं, NAG, ठीक है। तो देखो, ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है और कांच के सापेक्ष जब आप जल का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो जल के अपवर्तनांक में कांच के अपवर्तनांक से भाग दे रहे हैं। ये कांच के सापेक्ष किसका है, जल का, यहां पर लिख देंगे, ये आपका अपवर्तनांक है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। अब अगर इसका थोड़ा व्युत्क्रम पूछा जाए जल के सापेक्ष कांच का बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ध्यान दो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो देखो, ये कांच के सापेक्ष जल का NGW, जल के सापेक्ष कांच का NWG, NW इधर G इधर, तो जल के सापेक्ष कांच का हो जाएगा। तो हमने बताया था ये जब क्रम पलट जाएगा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। भाई देखो, NWG वैसे क्या आना चाहिए, 1/NGW, ठीक है, और NGW की ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, NAG, नीचे क्या आ जाएगा, NAW, पलट गया। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं NWG का मान निकालेंगे तो 1/NGW और NGW का मान क्या है, NAW, अपान में NAG ऊपर चला जाएगा तो NAG अपान में क्या आ जाएगा, NAW, ठीक। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए यहीं पर तुरंत एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है, ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक 3/2 व 4/3 है। हमसे पूछा गया है कि कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष जल का तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करूं, ठीक है। फिर से ध्यान दो, वायु के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक 3/2 4/3 है। कांच के सापेक्ष जल का और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखो, वायु के सापेक्ष कांच का कितना है, 3/2, तो इसको NAG लिख सकते हैं, कितना दिया, 3/2। फिर कांच के सापेक्ष जल के, वायु के सापेक्ष जल का दिया है तो NAW, ये कितना दिया है, 4/3, ठीक।
अब आपसे पूछ रहा है पहले कांच के सापेक्ष जल का अपनांक, तो देखो कांच के सापेक्ष जल का अपनांक इसको यूज कर सकते हैं, तो लिखेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या निकल कर आएगा, इसको लिख देंगे NGW। फार्मूला आपका क्या है, NGW, डब्ल्यू वाला ऊपर है, NaW अपान NAG। NaW का मान क्या है 4/3 और NAG का मान 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 चौको 8, 3 3 का गुणा होगा 8/9। कांच के सापेक्ष जल का हो जाएगा 8/9 अपनांक। और अब अगर हम निकालें जल के सापेक्ष कांच का अपनांक, अब आप खुद बता सकते हैं आंसर, इसका उल्टा हो जाएगा। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए क्या निकल कर आएगा, NWG। तो इसका उल्टा कर दें या यही उल्टा कर दें, सीधे 1/NGW है कि नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा। और NGW का मान 8/9, 9 ऊपर पहुंच जाएगा तो 9 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये अपवर्तनांकों पर आधारित न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का दिया हो, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक दिया हो, तो आपसे पूछ सकता है कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बताओ या हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। तो तरीका हल करने का ही रहेगा, हीरे के लिए आप डी लगा देंगे, डायमंड के लिए तो आसानी से न्यूमेरिकल आपके हल हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो टॉपिक आपका था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का, ठीक। और संभवतः जितने प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं अपवर्तनांक पर आधारित वो हम बताए हैं आपको, ठीक। अब थोड़ा और ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं कि आगे आपका आता है टॉपिक निकलकर एक घटना है, इसमें पढ़नी बहुत अच्छी सी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन एनसीईआरटी वाली बुक में दिया नहीं है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पहले क्या है, ठीक है, और फिर क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, या पहले क्रांतिक कोण पढ़ लेते हैं, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, ठीक। तो इन दोनों में पहले आपकी हेडिंग हम डलवा रहे हैं कौन सी, क्रांतिक कोण, क्योंकि क्रांतिक कोण के बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन डिफाइन होगा। तो ध्यान दीजिए क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण सभी लोग ध्यान दीजिए, देखिए। और इसमें एक बहुत अच्छा सा संबंध भी निकल कर आएगा। आपने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। कितना पढ़ा था, देखिए आपने ये पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये सघन मान लो माध्यम, और इधर माध्यम कैसा है, विरल, ठीक है। और सघन से विरल में किरण गई, ठीक है, सघन मान लो ये कांच है थोड़ी देर के, और विरल क्या मान लो, विरल है वायु। आपके समझ में आ रहा है, सघन कांच है, विरल क्या है, वायु। देखो एक चीज और समझ लो, सघन के सापेक्ष विरल का जो अपवर्तनांक होगा वो विरल के सापेक्ष सघन का उल्टा होगा। जैसे कांच के सापेक्ष वायु का 2/3 है, तो वायु के सापेक्ष कांच का 3/2 होगा, ठीक। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का 3/2 होता है तो कांच के सापेक्ष वायु का 2/3। मतलब अगर ये कहा जाए सघन के सापेक्ष विरल का n अपवर्तनांक है तो विरल के सापेक्ष सघन का कितना होगा, 1/n, उल्टा हो जाएगा। तो आपने पढ़ा जब कोई प्रकाश किरण किसमें जाती है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। ये कोण ये कोण ज्यादा होता है या आपतन कोण कम रहता है। अब आप सोचो जरा, यदि हम क्या करें, आपतन कोण बढ़ाते जाएं
ये कोण बढ़ाते जाए तो ये कोण बढ़ता जाएगा। आपतन कोण बढ़ाया और आपतन कोण हमने दूसरी बार में इतना बढ़ा दिया कि ये हमारी अपवर्तित किरण बिल्कुल ऐसे चली गई, ऐसे। ये देख रहे हैं आप, ये अपवर्तित किरण ने 90 डिग्री का ये अपवर्तन कोण बनाया, ठीक। और ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। मतलब इस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, ठीक। तो ये जो आपतन कोण ये वाला हमने बनाया दूसरी किरण के लिए, इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, सी, ठीक। तो क्रांतिक कोण क्या हुआ कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। क्रांतिक कोण की परिभाषा हो गई, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो आपतन कोण बढ़ाओगे अपवर्तन कोण बढ़ेगा। अब चित्र को हम अलग बना रहे हैं, ध्यान देना। ये दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ हो गया, ये यहाँ पर अभिलंब हो गया, ठीक है। और हमने बताया अगर ये आपतन कोण क्रांतिक कोण है, ये सी आपतन कोण है, क्रांतिक कोण, तो आपने क्या पढ़ा, ये किरण ऐसे चली जाती, ये वाले तो पढ़ा, तो आर का मान कितने डिग्री, 90 डिग्री। तब जो ये आपतन कोण बनता है तो ये आई बराबर क्या होता है, सी, मतलब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान जो है आई बराबर क्या होगा, सी, तो आर बराबर क्या होगा, 90। ये माध्यम कैसा आपके पास, ये माध्यम है सघन और ये माध्यम कैसा है, विरल, ठीक। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्रांतिक अवस्था में मतलब जब आपतन कोण कितना है, बोलो, क्रांतिक कोण के बराबर है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। तो आपने स्नेल का नियम पढ़ा है, स्नेल का नियम क्या पढ़ा है, एन बराबर साइन आई अपान में क्या पढ़ा, साइन। लेकिन आप देख सकते हैं, देखो ये साइन एन जो है सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक है। जैसे अगर सघन कांच है और विरल वायु है तो सघन का मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, ये क्या आ जाएगा, n इक्वल टू साइन आई के स्थान पर क्रांतिक कोण सी और आर के स्थान पर अपवर्तन कोण 90। साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। ये जरूर बना लेना, इसको समझ लेना, ठीक। क्या आएगा, n इक्वल टू साइन सी, साइन 90 का मान होता है 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी। ये किसके सापेक्ष किसका है, ये सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक। अब यहां पर लिखे दे रहे हैं, इसलिए विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या निकल कर आएगा, n इक्वल टू उल्टा हो जाएगा ना, 1 अपान साइन, ठीक। कभी कभी इसी में पूछ देता है
क्रांतिक कोण था अपूर्णांक में संबंध निकालिए, तो यही निकालना पड़ता है। ये क्रांतिक कोण था अपूर्णांक में संबंध है, लिख देंगे या क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध है, ठीक है। n बराबर 1 साइंस, n बराबर 1 क्या है साइंस से, तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में ये संबंध होता है, ध्यान रखना। स्नेल का नियम, ये सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक है, और जब विरल हमारे पास जो पदार्थों के अपवर्तनांक दिए होते हैं वो विरल के सापेक्ष सघन के होते हैं, तो विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक n बराबर 1 क्या हो जाएगा साइन सी, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन दिए जाए इस पर आधारित कि किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान दिया है, क्रांतिक कोण का मान दिया है 45 डिग्री, उसका अपवर्तनांक बताओ, तो बहुत आसान, यहाँ पे साइन 45 रख देंगे, साइन 45 का मान 1/√2 ऊपर चला जाएगा, निकल आएगा। तो इस प्रकार आप अपवर्तनांक की वैल्यू याद करें, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। अब आप ये वाली ध्यान दो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, देखो अगर ऐसा हो जाए, देखिए ये समझने के लिए आपके बनाने वाला ये रहेगा, ये जरूर बनाना, ठीक, ये बोला कर दिया है। ऐसी स्थिति है, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब, ठीक। अगर क्रांतिक कोण पर कोई किरण आपतित होगी तो ये अपवर्तन कोण कितना बनेगा 90, ठीक। और अगर क्रांतिक कोण से थोड़ा आपतित कोण और बढ़ जाए ये, तो ये किरण ऐसे नहीं बल्कि दूसरी वाली किरण ऐसे चलेगी, बस। देखो अगर ये वाला कोण, मतलब यहां पर जो आपतन कोण बने ये क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में नहीं जाएगी, किधर लौट आएगी सघन माध्यम। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होने पर प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। जब क्रिटिकल एंगल से ये एंगल बड़ा हो, देखो यहां तक तो 90 बना रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा और कोण बढ़ा है तो फिर 90 से ज्यादा आपतन कोण इसके लिए बनेगा, तो ये किरण उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। आप देख सकते हैं, देखिए कि यहां पर लिखेंगे आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही लौट आती है, सघन माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक। जब हमारी प्रकाश किरण उसी माध्यम में, उसी से आए उसी में लौट जाए, कब लौटेगी जब यहाँ आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें हैं। एक शर्त आपकी ये है कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1, प्रकाश किरण सघन से या सघन माध्यम से किधर जा रही हो, विरल में जा रही हो, ठीक। कभी ऐसा होगा जा रही हो। दूसरा क्या है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, ठीक है, मतलब आई का मान सी से ज्यादा हो, तभी ये घटना होगी। देखो ये जो आपतन कोण इस वाली किरण के लिए बना है सी से ज्यादा है, तो किरण इस माध्यम में चलेगी, ठीक।
तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और ये क्रांति कोण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर न्यूमेरिकल आया था इस बार, आपको न्यूमेरिकल ऐसे ओरली बता रहे हैं। किसी माध्यम का क्रांति कोण दिया था C बराबर 45 डिग्री, अपवर्तनांक पूछा था, तो इनका सूत्र आपने क्या पढ़ा 1/sin C, sin C का मान कितना 45, sin 45 1/√2 होता है, √2 ऊपर चला जाएगा, ये आपका रेक्टेंगल। ठीक, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आसानी से हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, इस पर आधार में कल आपको कल